ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे एनएसओ का यहाँ पे फिज़िक्स वाला पार्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपका अच्छा गया होगा पेपर एनएसओ का। अब हम लोग यहाँ पे फिज़िक्स वाला पार्ट आगे शुरू कर रहे हैं। फिज़िक्स में यहाँ पे अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस थे और एकेडमिक्स पार्ट में जो अचीवर्स पार्ट था उसमें 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास, ठीक है। उसमें से हम लोग सबसे पहले 11th क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, अ लाइट रे फ्रॉम अ लेज़र पॉइंटर इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेइंग मिरर, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक्स द पॉइंट। अच्छा, कि यहाँ पे लाइट रे जो थी वो कुछ इस तरीके से मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। अब अगर इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, पास एक नॉर्मल बनेगा और यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे दोनों जो होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे और इसके हिसाब से ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर रहेंगे। सेम यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है और इस तरफ 90 डिग्री बन रहा है। हमें निकालनी है यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में हम लोग देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ए क्राइटेरियन से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दूँ, जैसे ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनको कुछ नाम दे के हम बी एक्स, इसको एम लिख लेते हैं, इसको हम लोग ओ लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एम एक्स अपॉन पी ओ विल बी इक्वल टू बी एक्स अपॉन बी ओ। क्योंकि ये ए क्राइटेरियन से हम लोग कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे बी ओ की वैल्यू x है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स, और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम एक्स की वैल्यू है 10 अपॉन पी ओ की वैल्यू हो गई 2 विल बी इक्वल टू बी एक्स 18 माइनस एक्स अपॉन बी ओ विच विल बी एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10x विल बी इक्वल टू 36 माइनस 2x, 12x विल बी इक्वल टू 36 एंड x विल बी इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ पे 3। अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग यहाँ से bx की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास होगी 18 माइनस एक्स मतलब 18 माइनस 3 विच विल बी 15। सो 15 विल बी का राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग और इस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं ए क्राइटेरिया से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मैच करना है प्रॉब्लम को कि किस तरीके से जो सिचुएशंस दे रखी है और किस तरीके से कौन सा ग्राफ यहाँ पे मैच हो रहा है सिचुएशंस के हिसाब से। तो सबसे पहली सिचुएशन है पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। अब हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या शो करेगा, वो शो करेगा वेलोसिटी को। यहाँ पे एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो वेलोसिटी को शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्टिकल मूविंग है क्या कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जो स्लोप है वो हमेशा सेम है। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप सेम है, ठीक है। पी पॉइंट जो होगा वो 2 से मैच कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल मूविंग है क्या कांस्टेंट स्पीड, हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे स्लोप सेम है। पार्टिकल मूविंग इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो आपको ये याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर आपका स्माइलिंग फेस मिल रहा है मतलब यहाँ पे स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। पहले कम था स्लोप और अब धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो पार्टिकल मूविंग इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो क्यू पार्ट है वो इससे मैच हो रहा है, क्यू पार्ट इससे मैच हो रहा है थर्ड वाले पार्ट से। ओके, पार्टिकल मूविंग इन रिटार्डेशन, तो यहाँ पे अगर ऐसा स्माइलिंग फेस जो है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो सैग फेस जो होता है, सैग ग्राफ जो कुछ इस तरीके से बनता है वो शो करता है हमारे रिटार्डेशन को। यहाँ पे रिटार्डेशन को शो कर रहा है ये वाला ग्राफ, ठीक है।
और यहाँ पे पार्टिकल इज स्टेशनरी। अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या वो पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो इस वजह से ये वाला ग्राफ जो होगा वो फोर्थ वाले पॉइंट को शो करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा मिल रहा है आपको? P की वैल्यू 2, P की वैल्यू 2 यहाँ पे C और D में है। Q की वैल्यू आपको Q 3 से मैच होता हुआ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। वैसे ही R 1 से मैच होता हुआ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। और S जो है वो 4 से मैच होता हुआ दिख रहा है। तो D ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे D ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, जो हमने मैच करें। तो यहाँ पे स्लोप्स को देख के आपको यहाँ पे मैच करनी है चीज़ें, क्योंकि स्लोप यहाँ पे वेलोसिटी को डिनोट करेगा xt ग्राफ के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने किसी टावर से गिराया है और इस टावर की जो हाइट है वो 3h है। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, h, h और h, ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल, शुरू वाला जो हाइट है उसमें कितना टाइम लगा? t1, उसके बाद t2 और उसके बाद t3। ठीक है, 3 टाइम लगे हमें यहाँ पे, t1, t2, t3। हमें इसका रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास मोशन का फॉर्मूला होता है इक्वेशन का। तो ut प्लस हाफ ए की स्क्वायर, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए की स्क्वायर, ये हमें क्लियर है। u की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और t की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2s अपॉन ए अंडर रूट। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड होगा। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को हमने छोड़ा है तो कितना टाइम लग रहा है उस पर? अंडर रूट 2s, s मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और अपॉन a। तो यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि h हाइक के लिए, सिर्फ h हाइक के लिए कितना टाइम पीरियड लगा, तो उसके लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा? t1 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अंडर रूट 2h अपॉन a। वैसे ही 2h हाइक के लिए कितना टाइम लगा? तो t2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अंडर रूट 4h अपॉन a। वैसे ही 3h हाइक के लिए कितना टाइम लगा? तो t3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 6h अपॉन a। कुछ इस तरीके से आपको टाइम पीरियड मिलेगा टोटल। पर हमें क्या निकालना है? कैपिटल T1 रेशियो कैपिटल T2 रेशियो कैपिटल T3। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इन तीनों को यहाँ पे, कैपिटल T1 की वैल्यू तो इसी के बराबर होगी ना, T1 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल T1 रेशियो कैपिटल T2 रेशियो कैपिटल T3, विच विल बी स्मॉल t1 रेशियो t2 माइनस t1 रेशियो t3 माइनस t2। अच्छा, ये टाइम पीरियड आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं टोटल टाइम पीरियड में से अगर ये वाला टाइम पीरियड माइनस कर दूँ तो t3 आ जाएगा। वैसे ही इस पूरे टाइम पीरियड में से अगर ये वाला टाइम पीरियड माइनस कर दूँ तो ये t2 आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी है, t1, t2 और t3 की वैल्यू इस तरीके से निकाल ली है। अब t1, यहाँ पे t1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, उसको सीधा लिख लेंगे हम लोग अंडर रूट 2h अपॉन a रेशियो। ओके, तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अंडर रूट t2 माइनस t1, तो 4h अपॉन a माइनस अंडर रूट 2h अपॉन a रेशियो अंडर रूट 6h अपॉन a माइनस अंडर रूट 4h अपॉन a। कुछ इस तरीके से हमारे पास रेशियोज आएंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इन रेशियोज को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा इसमें, ठीक है, वो हमारे पास निकल के आएगा इसमें आंसर नंबर t1 t2। इसमें से आप कॉमन ले लोगे a और h को, और इससे हमारे पास आंसर निकल के आएगा आंसर नंबर b। इसका b ऑप्शन सही होगा। इसमें से आप ये a वाला ऑप्शन, ये जो नीचे वाला जो बेस है उसका को हटा लोगे, ठीक है, अंडर रूट h भी हट जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करके b वाला ऑप्शन करेक्ट निकल के आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन एक हुआ है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 3200 मीटर, 3200 मीटर है हमारे पास। ओके, तो ये टोटल जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके बीच में, जहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहा है और जिस जगह पे डिटेक्टर है साउंड, उसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3200 किलोमीटर।
अब यहाँ पे 2 बार आवाज सुनाई दे रही है साउंड डिटेक्टर को। एक बार आवाज आ रही है कुछ इस तरीके से टकरा के वापस, और एक बार आवाज आ रही है ऐसे डायरेक्ट। तो 2 बार आवाजें आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 2 आवाजें हैं, पहला जो टाइम पीरियड लग रहा है यहाँ पे, जो पहला टाइम पीरियड लग रहा है वो लग रहा है 0.64 सेकेंड्स, और जो दूसरा टाइम पीरियड लगा, ठीक है, वो लगा है 0.80 सेकेंड्स, ऐसा दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी पड़ेगी। तो साउंड की स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे साउंड की स्पीड निकालने के लिए S इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितना है ये वाला 3200 अपॉन 0.64। तो अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, कटिंग करके कहें इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 2, दिस विल बी 10,000 एंड दिस विल बी 5,000। तो 5,000 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपकी स्पीड आ जाएगी साउंड की। अब आपको ये क्लियर हो गया कि 5,000 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस मीडियम में। ओके, अब ये जो है डिस्टेंस वो x की वैल्यू है, ये भी x है, और ये जो डिस्टेंस होगा वो 3200 का हाफ होगा, तो क्या ये 1600 होगा? इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। ओके, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 1600 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये निकल जाएगी। सेम वैल्यू क्या ये भी होगी, ये भी सेम ही वैल्यू निकल के आएगी 1600 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये जो साउंड की वेव है इसको यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो डिस्टेंस लग रहा है इसको ट्रैवल करने में, ठीक है, वो कितना होगा टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूसरी जो यहाँ पे साउंड वेव है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है 0.8 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ही यहाँ पे 2√1600 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे अपॉन स्पीड कितना की हमारे पास 5,000। ओके, अब क्या यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई x की वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे इजीली, तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 1200 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। आप इससे x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे और 1200 मीटर विल बी द आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ट्रू आपको बताना है कौन कौन सी चीजें इसमें से ट्रू है। तो टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून एंड नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लेसर देन 27 डेज। क्या ये स्लाइटली लेसर देन 27 डेज होती है? क्या ये सही है वैल्यू? ठीक है, तो ये लेसर देन तो नहीं, थोड़ी ज़्यादा होती है इससे। तो 27 डेज से थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी आपको, 27.3 डेज करके कुछ इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट कुछ होती है। ठीक है, तो ये लेसर तो नहीं है कि ये पहला वाला वैल्यू, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द सन इज नियरली 100 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो सन है वो अर्थ से 147 मिलियन, अप्रॉक्स 147 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ओके, तीसरा स्टेटमेंट बोला है ऑर्बिटल प्लेन एंड एक्सिस ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 23.5। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। हमें ये पता है कि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है, जो ऑर्बिटल प्लेन है और यहाँ पे जो रोटेशन का यहाँ पे एक्सिस है वो टिल्ट हो रखी है 23.5 डिग्री पे, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, तो इसको टिक मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है फोर्थ वाला पॉइंट, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 86 ईयर, हेलिस कॉमेट 86 ईयर, ये तो गलत है। यहाँ पे हेलिस कॉमेट को लगता है 75 से 79 ईयर्स अराउंड, और यहाँ पे 86 ईयर लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, जो कि है स्टेटमेंट नंबर 3। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है ग्रेविटेशन में, इस क्वेश्चन में, कि इफ द मास ऑफ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर
and the gravitational constant g were 10 times larger in magnitude, then which one of the following statement is incorrect? तो अगर यहाँ पे सन का मास 10 गुना स्मॉलर होता और g की वैल्यू 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती तो फिर फर्क क्या पड़ता, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही होता, ये पूछा गया है। तो देखते हैं, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बोलूँ तो कैपिटल जी एम ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि भाई नई फोर्स बतानी है, क्या होगा नया फोर्स, कुछ होगा क्या इसका नया फोर्स का? तो यहाँ पे बोला है कि सन जो है वो 10 टाइम्स जो है वो स्मॉलर हो चुका है। ठीक है, मास जो इसका 10 टाइम्स स्मॉलर हो गया है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 टाइम लार्जर हो चुकी है। तो अगर सन 10 टाइम स्मॉलर हो चुका है मास उसका, तो इस बार जो नया फोर्स होगा उसमें जो मास में लूंगा वो क्या लूंगा, ms अपॉन 10। सन का जो मास हो गया वो ms अपॉन 10 और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ तो सेम ही रखा है अपॉन जो यहाँ पे डिस्टेंस है, क्या वो भी सेम रहेगी? सेम रहेगी। अरे g की वैल्यू हमने चेंज नहीं करी, यहाँ पे g की वैल्यू बोली है कि 10 टाइम्स लार्जर हो गई है, तो g के साथ भी यहाँ पे एक 10 लग जाएगा, 10 टाइम्स लार्जर हो गई g की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से एक 10 हम लोग काट लेते हैं, तो क्या ये जो चीज़ है, ये जो नया फोर्स निकल के आ रहा है, क्या ये पिछले फोर्स के बराबर दिख रहा है आपको? क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, तो सारी चीज़ें सेम है। तो देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ सही होगी। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बी मोर डिफिकल्ट, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फोर्स तो सेम ही है, तो गलत है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, तो एक्सेलरेशन जो अर्थ पे होगी ग्रेविटी की वजह से वो कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि सन जैसे पहला खींच रहा था फोर्स से वैसे ही अभी खींच रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। रेन ड्रॉप विल फॉल मस्ट फास्टर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फोर्स में चेंज नहीं हुआ, और एरोप्लेन भी यहाँ पे मतलब चेंज फास्ट कर ट्रैवल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो है वो गलत हो जाएंगे। ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बिकम मोर डिफिकल्ट, तो यहाँ पे फोर्स तो हमारा सेम है। ठीक है, रेन ड्रॉप विल फॉल मस्ट फास्टर एंड एयरप्लेन विल ट्रैवल मस्ट फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ विल नॉट चेंज, एक्सेलरेशन जो होगी अर्थ की वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी इसकी वजह से। अब नेक्स्ट ब्लॉक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ब्लॉक्स PQR, ओके, तो इसका मास दे रखा है 4 किलोग्राम, इसका मास दे रखा है 2 किलोग्राम और इसका 1 किलोग्राम। FBD बनाए सबसे पहले इसका, और फिर देखते हैं इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है। इसमें पूछा है कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो सबसे पहला जो ब्लॉक है P, इसका मैं FBD बना रहा हूँ। तो अगर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पर कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन, ऐसा कहा है कि 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पर। तो यहाँ पे P ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो FBD के हिसाब से इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। ठीक है, ओके, इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, N1 ले लें हम लोग। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन पे एक एक्सेलरेशन A भी लग रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे Q की, अगर मैं Q के लिए FBD डायग्राम बनाऊँ तो एक नॉर्मल फोर्स इस तरफ लग रहा है N1, एक नॉर्मल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है N2। ठीक है, और सेम R के लिए अगर मैं बनाऊँ, अच्छा, एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ इसमें भी लग रहा है। ठीक है, ओके, R के लिए अगर मैं FBD बनाऊँ तो R पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस तरफ, R पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस तरफ जो कि होगा हमारा N2, और इस पे भी एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा A। तो इक्वेशंस बन जाती है यहाँ पे 14 माइनस N1 विल बी इक्वल टू 4A। ठीक है, सेकेंड वाली की इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे N1 माइनस N2 विल बी इक्वल टू 2A, और यहाँ पे तीसरी जो इक्वेशन है वो है N2 विल बी इक्वल टू 1A। तो यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल के और यहाँ से N2 की वैल्यू निकली हुई है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे, तो इसको डाल लेके हम लोग, तो N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 माइनस 4A, वैसे ही N2 की वैल्यू माइनस 1A विल बी इक्वल टू 2A। तो इसको उस तरफ ले जाके तो हमारे पास आ जाएगा 14 विल बी इक्वल टू 7A, और A की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, A की वैल्यू 2 आ गई है। पूछा गया यहाँ पे फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स हमने क्या रखा था,
P और Q ये रहा, इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स था हमारे पास N1, ये रहा, P पे भी लग रहा है, Q पे भी लग रहा है। तो N1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से, यहाँ से निकल के आएगी। N1 की वैल्यू क्या होगी, 14 माइनस 4A। तो N1 विल बी इक्वल टू 14 माइनस 4A। तो ये कितना हो गया, 14 माइनस 4 इंटू 2 विच विल बी 6। तो इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव का है, ठीक है, तो असर्शन रीजन का है ये वाला क्वेश्चन। तो फाइंड द गिवन स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -12 kx², -12 kx²। एक मिनट, -12 kx²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, ये सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कंप्रेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल वर्सेस एक्सटेंशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा, जबकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पर यहाँ पे कोई mx नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो x² दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला। ये वाला ग्राफ बनेगा पैराबोला का, ठीक है। अब ये पैराबोला का ग्राफ जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 4ax, या फिर x² इज इक्वल टू 4ay। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है पैराबोला का। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला का होगा, स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके हम लोग अ लार्ज पॉजिटिवली चार्ज मेटल, ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल है और ये कॉपर का नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अ लार्ज स्फीयर विल ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज। अच्छा, हमें पता है जब यहाँ पे आपके पास ज़्यादा चार्ज है और यहाँ पे कम चार्ज है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस पर चार्ज ज़्यादा होगा, और इसमें सरफेस एरिया कम है तो इस पर चार्ज कम होगा। अब यहाँ से फ्लो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ फ्लो होंगे और पॉजिटिव वाले जो चार्ज होगा वो इस तरफ फ्लो होगा। तो इसकी वजह से ये वाला जो बॉडी को हमने ए बोल दिया है और इस बॉडी को हमने बी। ओके, तो क्या ये थोड़ी देर बाद पॉजिटिव चार्ज का हो चुका होगा, क्योंकि ये कम सरफेस एरिया का है तो इसमें चार्ज कम होंगे, इसलिए ये दोनों के दोनों यहाँ पे पॉजिटिव के हो जाएंगे। लार्ज स्फीयर विल एक्वायर अ नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये तो गलत है, नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव तो नहीं होने वाला है, ठीक है। द चार्जेस ऑन द स्मॉल स्फीयर विल बी न्यूट्रलाइज। जो स्मॉल स्फीयर पे चार्जेस हैं वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। पर यहाँ पे क्या ये पूरा न्यूट्रल बन जाएगा, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव का हो जाएगा शायद। मोमेंटली द कन्वेंशन करंट विल फ्लो फ्रॉम स्मॉल स्फीयर, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल स्फीयर। तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। बोथ द स्फीयर हैव सेम पोटेंशियल आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। तो क्या दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं टच करा दूँ एक दूसरे से तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में बोला है कि यहाँ पे करंट बी से ए पे फ्लो करेगा, जबकि होगा उल्टा, ए से बी पे फ्लो करेगा। और लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे बोला है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर मैं कोई भी दो चार्ज पार्टिकल को एक वायर से टच करा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट में प्रेशर एरिया का एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें देखते हैं हम लोग। द ऑयल इज एट अ प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल एंड द सरफेस एरिया दे रखा है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स निकालना हो, यहाँ पे फोर्स ही तो पूछा है शायद, एफ, तो फोर्स निकालना हो तो प्रेशर अपॉन प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना दे रखा था, 500, तो 500
किलो मतलब 3 0 और, ठीक है, और इनटू एरिया, एरिया कितना है यहाँ पे 0.2 मीटर स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 1 0 0 0 0 0, ठीक है, एक जीरो हट जाएगा कि ये आ गया हमारे पास 1 लाख, 1 लाख मिल रहा है कहीं पे, ये रहा 1 लाख, 1 लाख न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 लाख न्यूटन होगा। आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, और इस 5 किलोग्राम के ब्लॉक को हम लोग नीचे से ऊपर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ है, तो हम लोग मान ले कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, उसको ग्राउंड मान लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको ग्राउंड मान लेते हैं, तो ये 0 है, इसकी हाइट 0 है, और ये कुछ हाइट तक पहुंचेगा, कितनी हाइट तक पहुंच रहा है 8 मीटर हाइट तक, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कितना गेन हुआ है, मतलब डेल्टा पी ई निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी और कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ मैं, मास में का कोई चेंज नहीं होगा, जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं एम जी सेम ले रहा हूँ और स्मॉल एच लिख दे रहा हूँ। अच्छा, शुरू में हाइट कितनी थी 0 और फाइनल हाइट कितनी है 8, तो मैं लिख देता हूँ मास तो कितना है यहाँ पे हमारे पास 5 किलोग्राम, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम, और यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी क्या ये पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि एच की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 जूल, बिल्कुल सही, ए वाली आपके ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल का जो गेन होगा वो कितना होगा 400 जूल का। ओके, द रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड इज गिवन, यहाँ पे वाइब्रेशंस दे रखी है 80 वाइब्रेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 80 वाइब्रेशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको एफ से गिंग आउट कर लेते हैं, 80 वाइब्रेशन पर सेकेंड 80 हर्ट्ज। और यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे हम लोगों को इससे दिखेगा वेवलेंथ है 4 मीटर, तो वेवलेंथ को लिख लेते हैं हम लोग 4 मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 4 मीटर। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस विल बी 320 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन है इसमें, ये दिख रहा है ऑप्शन ए वाला ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेस्मिक वेव और रिचर स्केल, सेस्मोग्राफ, ट्रांसवर्सल वेव, इन सब के बारे में। तो यहाँ पे जब भी अर्थक्वेक आता है तो 2 तरह के वेव्स आपको देखने को मिलती है, पी एंड एस, ठीक है, पी और एस आपको देखने को मिलती है, पी जो कि वो लॉन्गिट्यूडनल, एस जो कि वो हमारी ट्रांसवर्सल। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से। तो बोला है फिलिंग द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग द ऑप्शन सही, अर्थक्वेक जनरेट कर रहा है यहाँ पे साउंड, ठीक है, अर्थ कैन एक्सपीरियंस बहुत ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक्सपीरियंस करके यहाँ पे अर्थक्वेक के टाइम पे। टिपिकल स्पीड कितनी है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड दिख रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है, ट्रांसवर्सल रिले ट्रैवल करता है। ओके, अ डैश रिकॉर्ड ट्रांसवर्सल एंड लैटिट्यूडनल, तो ये कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी एक स्केल है हमारे पास, कौन सा ऐसा एक मीटर है जो कि रिकॉर्ड करता है ट्रांसवर्सल और लैटिट्यूडनल दोनों को। तो ये कौन सा है, पी और एस, दोनों वेव्स को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पी और एस को, ठीक है। तो पी और एस को रिकॉर्ड करने वाला मतलब सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने वाला कोई हमें मीटर चाहिए। अब सेस्मिक वेव को रिकॉर्ड करने वाला कौन सा मीटर होगा, सेस्मोग्राफ। तो यहाँ पे भी सेस्मोग्राफ है, यहाँ पे भी सेस्मोग्राफ है, अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे और 2 चीजें कि इसके बाद पूछा गया है फर्स्ट गैश वेव अराइज फ्रॉम अर्थक्वेक एट अ डिस्टेंस ऑफ गैश अराइव 4 मिनट बिफोर द फर्स्ट गैश वेव। तो ये वाली जो वेव होगी ये पहले आ जाएगी और ये वाली वेव बाद में आएगी। तो हमें दिख रहा है पहले कौन सी ट्रैवल करेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव जल्दी ट्रैवल करेगी और फिर ट्रांसवर्सल वेव। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पहले फिर ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, दिख गया आपको डी ऑप्शन, ठीक है, बाकी कुछ देखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ की बात करी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वाइब्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद मून। अब यहाँ पे मून अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घूमे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर गोल गोल घूमे अर्थ के, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ सही होगा।
ठीक है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर गोल गोल घूमेगा तो कभी इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और एक टाइम के बाद में डिक्रीज हो रही होगी, फिर वापस इंक्रीज हो रही होगी, फिर वापस डिक्रीज होगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करे डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, ठीक है, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करता हुआ एक ही ग्राफ दिख रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके अचीवर सेक्शन के भी 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सही क्वेश्चंस करे होंगे, सबके आंसर्स आपने सही लगाए होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई एम पलक खंडेलवाल, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री फाउंडेशन फैकल्टी। आज हम NSO का क्लास 9 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे उनके ऑप्शंस, उनके करेक्ट आंसर्स विद डिटेल, उनके कैसे हमने आंसर्स वो फाउंड किए, हम वो सब यहाँ मतलब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का वो था क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 से केमिस्ट्री चालू हुई थी। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके, मिस्टर राहुल, अ साइंस टीचर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड शोन बिलो। ओके, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्वेश्चन है। एक बीकर है जिसके अंदर कॉपर है और एक आयरन सल्फेट है। एक सेकेंड बीकर है जिसके अंदर एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट है। तो ये क्वेश्चन 10th का थोड़ा सा बेसिक कवर कर रहा है, जिसे हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बेसिस पे होगा ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली वो रिएक्शन होती है जहां पर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल अपनी जगह से हट जाता है और एक हाईली रिएक्टिव मेटल उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। बेसिकली रिएक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो रिएक्टिविटी कॉपर, फर्स्ट बीकर में कॉपर और आयरन सल्फेट की रिएक्शन हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन। तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड के अंदर, सेकंड बीकर के अंदर जिंक सल्फेट एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। यस, यहाँ पर एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव देन जिंक। तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इसका आंसर हमें पता लग गया, द रिएक्शन विल अकर इन बीकर 1 बट नॉट इन बीकर 2। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कि यहाँ पर बीकर 1 में तो रिएक्शन नहीं होगी पर बीकर 2 में यहाँ पर रिएक्शन जरूर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, the average atomic mass of boron is this. If the isotopic mass of boron is this and this, then the relative abundance. Okay, तो ये आइसोटॉप का क्वेश्चन है, एवरेज एटॉमिक मास का बेस का क्वेश्चन है। तो हमने सीखा था क्लास 9 का ही है कि अगर हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालना है तो हम उस आइसोटॉप की परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज अबेंडेंस एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमसे उल्टा पूछा गया है, यहाँ पर हमें अबेंडेंस निकालनी मीन्स यहाँ पर हमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है और हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है। तो बोरोन 2, B10 और B11। तो सपोज अगर मैं B10 को जिसका एटॉमिक मास मुझे कुछ गिवन है, अगर मैं उसको x परसेंटेज मानूं तो मेरा जो B11 होगा वो मेरा हो जाएगा 100 माइनस x, है ना, 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले में x परसेंटेज ऑफ B10, उसका एटॉमिक मास कितना है 10.013, ठीक है, प्लस B11 का एटॉमिक मास कितना गिवन है 11.009 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन था, इक्वल्स टू कितना है उसका एवरेज एटॉमिक मास 10.8, ठीक है। सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो लगभग 20.98% आएगा, ठीक है। और x अगर 20.98% आया है तो हमारा 100 माइनस x कितना आ जाएगा 79.20, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका
C, तो B10 का x 20.98 और x 100 माइनस x मतलब B11 की वैल्यू 79.20%। ठीक है, तो इससे परसेंटेज हमें कैलकुलेट हो जाएगी। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इनकरेक्ट मैच, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। ओके, तो ये क्लास 8 से कंबशन एंड फ्लेम से क्वेश्चन है। कंबशन एंड फ्लेम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्लेम होता है उसके 4 जोन होते हैं। ठीक है, जो पहला जोन होता है वो हमारा नॉन लुमिनियस जोन होता है, जो सेकंड होता है ये हमारा लुमिनियस, देन हमारा इनर मोस्ट, और फिर हमारा ये हमारा डार्क जोन है और ये हमारा इनर मोस्ट डार्क जोन है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट पता है। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज आउटर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हमारा नॉन लुमिनियस जोन होता है। कंप्लीट कंबशन होता है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन का हाईली बिल्कुल अच्छा सा यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जो हमारा ये है, ये हमारा करेक्ट मैच है। नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, लुमिनियस जोन। जो हमारा लुमिनियस जोन होता है बेसिकली यहाँ पर ये यहाँ पर जो बर्निंग होती है वो प्रॉपर्ली नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, और यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स वेपर नहीं, अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारा करेक्ट है। चले आगे ऑप्शन और देख लेते हैं। लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम डार्क जोन। डार्क जोन हमारा लीस्ट हॉट है क्योंकि सबसे हॉटेस्ट हमारा नॉन लुमिनियस होता है। फिर ये करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन हमारा मिडिल जोन लुमिनियस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, क्योंकि बी के अंदर वैक्स वेपर नहीं वैक्स पार्टिकल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है। देखते क्या स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1, आवर पाम फील्स कूल व्हेन एसीटोन इज स्पिल्ड ओवर इट। हाँ, 9th का कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी भी कोई भी चीज़ को हमारी हैंड पर डालते हैं तो हमारा पाम वहाँ पर एसीटोन को डालते हैं तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है, कूल कूल लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैंड से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द पार्टिकल ऑफ एसीटोन लोअर्स एनर्जी टू द पाम और टू द सराउंडिंग एंड एवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। देखो यहाँ पर लॉसेस एनर्जी हो रहा है, जबकि एसीटोन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट तो पता लग गया हमें आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिविंग कोड्स। ठीक है, ये फाइबर टू फैब्रिक का मीन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, क्लास 8 अगेन क्लास 8 से क्वेश्चन है। ओके, यहाँ हमें मैच करना है कि इनके यूजर्स करेक्टली ऑर्डर क्या है। यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश, ब्रश ब्रिसल्स, ड्रॉप्स एंड फिशिंग नेट्स, ऑब्वियसली नायलॉन। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स, टेफ्लॉन यूज होता है। सॉकेट्स और स्विचेस में हम क्या यूज करते हैं? बैकलाइट, और फायरमैन की यूनिफॉर्म में मेलामाइन होता है। तो P 3rd, देन Q 1st, R 4th और S 2nd। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, इजी वन। आगे बढ़ते हैं। An ionic compound element E and bromine has a formula EBr2. The molecular mass of EBr2 is 184. What will be the molecular? ओके, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 से ही है। यहाँ पर हमें ये गिवन है कि जो EBr2 है इसका हमारा मॉलिक्यूलर मास 184 गिवन है। हमें ऑक्साइड के साथ E का मॉलिक्यूलर मास, तो हमें यहाँ जब हमें ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बनाना है तो हमें E की वैलेंसी चाहिए होगी। तो E की वैलेंसी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते कि शायद यहाँ पर E की वैलेंसी हमारी कितनी है? 2 होगी। ओके, अब यहाँ से हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था तो सिंपल सा है, E प्लस 2 इंटू Br का एटॉमिक मास और 184। ठीक है, E का हमें पता नहीं है, पर हमें ब्रोमाइन का एटॉमिक मास पता है कि वो कितना है? 2 इंटू 80 गिवन है, तो ये 184 हो गया। ठीक है, तो E का यहाँ पर 184 माइनस 160 मतलब 24 आ गया। तो E का एटॉमिक मास कितना आ गया? 24।
ई का एटॉमिक मास आ गया, तो अब हमें इसके ऑक्साइड के साथ इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले तो ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बना ले। ई की 2 वैलेंसी होती है, ऑक्साइड की 2 वैलेंसी हमें दिख रहा है कि ई की 2 वैलेंसी है, तो क्या बनेगा, सिंपल सा ऑक्साइड बनेगा। ई का 24 मॉलिक्यूलर मास और ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा 40। ठीक है, इजी क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर है इसका डी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a non-metal and a non-metal and can be separated into their components by physical methods. एलॉय को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमें पहला स्टेटमेंट पता लग गया कि हमारा पहला स्टेटमेंट ही गलत है। हम इनके मिक्सचर्स, एलॉयज के मिक्सचर्स को, हम एलॉय के मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। एरेटेड ड्रिंक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होती, एरेटेड ड्रिंक्स में होती है CO2, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अ मिल्क कैन शो टिंडल इफेक्ट while a copper sulfate solution do not show Tyndall. Obviously ये बिल्कुल सही बात है, हमारा जो वाटर होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हमारा वाटर और मिल्क का जो सॉल्यूशन होता है उससे हम टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मिल्की ग्लास इज अ colloid in which the dispersed phase is liquid while the dispersion medium is a solid. गलत है, क्यों, कोलाइडल है, तो मिल्की ग्लास क्या होगा, किसका होगा यहाँ पर, लिक्विड प्लस सॉलिड का। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज तो हमारा सॉलिड होगा और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओके, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, ये 9th का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, हमको यहाँ पर करेक्ट अबाउट दी स्टेटमेंट सेंटेंसेस बताने, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। अच्छा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन, इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्टेट पर हमारा जो T, U या V होगा मेल्टिंग पॉइंट पर, वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसके ऊपर वाले टेम्परेचर पर वो किसके अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर हम आंसर निकालते हैं। एट रूम टेम्परेचर सब्सटेंस वी विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पर सब्सटेंस वी विल हैव फिक्स्ड शेप बट नो फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। देखो 26 पे तो ये सॉलिड पर ही है, सॉलिड पर ही है ना, तो ये रूम टेम्परेचर पर फिक्स शेप कैसे नहीं होगी, इसकी तो फिक्स शेप होगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर एट 10 डिग्री सेल्सियस सब्सटेंस टी विल हैव नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। 10 डिग्री टी पे 10 डिग्री पे ऑब्वियसली गलत है, सॉलिड में रहेगा। 26 तक तो वो वैसे ही सॉलिड में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सी पर एट रूम टेम्परेचर, सी पॉइंट पर है रूम टेम्परेचर सब्सटेंस वी विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। वी के लिए बोल रहा है रूम टेम्परेचर पर विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ही 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक तो वो सॉलिड में ही रहेगा, और सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल होता है। ये हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस सब्सटेंस यू विल हैव फिक्स्ड शेप एज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम। U 35 का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये तो 40 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो यहाँ पर तो ये वैसे भी गैस के अंदर कन्वर्जन हो गया है, तो गैस में तो ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर हमें याद है और हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे एक सब्सटेंस कैसे रहता है, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओके,
सिस्टमैटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स गिवन है, हमें यहाँ पर आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको देखो, ये 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5 होंगे, और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 10। तो अगर मैं इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इस एलिमेंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ या मैं इसके बारे में कुछ लिखना चाहूँ, तो 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया और इसका मास नंबर हो गया 10, ठीक है। इधर आ जाओ, इसमें देखें तो इसका 7th एटॉमिक नंबर है और इसका मास नंबर कितना हो गया 14। इधर कितना एटॉमिक नंबर होगा 5 और 11 इसका मास नंबर हो गया, 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया और ये हो गया हमारा 14 इसका एटॉमिक मास हो गया। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जो 1 and 2 है वो आइसोबार है, 1 and 2 आइसोबार नहीं, आइसोबार क्या होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। यहाँ तो एटॉमिक नंबर भी अलग है और मास नंबर भी अलग है, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये दोनों आइसोबार नहीं है। 3rd और 4th पे आ जाओ। 3rd और 4th आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस द एलिमेंट विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम है क्या इनके 3rd और 4th के? नहीं है, अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। 1st and 3rd आर आइसोटॉप्स, 1st and 3rd अभी बताया था। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, हाँ इनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2nd and 4th आइसोबार, आइसोबार मास नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, इनके मास नंबर भी सेम है, ओके, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या हो गए हमारे 1st और 2nd इनकरेक्ट है, मींस इसका आंसर है बी, ठीक है, आइसोटॉप्स और आइसोटोप्स, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये भी 8th क्लास का है। कोल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग से एक्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोडक्ट है पेट्रोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा है, तो हमें एक्स मिला है, हम यूज कर रहे हैं जनरेटर्स के अंदर, ठीक है। वाई है जो हम यूज कर रहे हैं ऑइंटमेंट और वैसलीन के अंदर। Z यूज हो रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज एंड ट्रक्स। तो ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जब हम कोल एंड पेट्रोलियम में जब उनकी रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनके यूजेस के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगर हमें यूजेस याद है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, और ऑयलमेंट और वैसलीन के अंदर हम पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, और जो सिंथेटिक डाइज और ड्रग्स है उसके अंदर हम कोल तार यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। तो बहुत इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये, हमें अगर उनके यूजेस पता है तो हम आंसर दे सकते हैं, ओके। आगे बढ़े, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 48 अचीवर सेक्शन से क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का वेन डायग्राम पे है और हमें इनकरेक्ट बताना है सोल, ओके। कोलोइडल और सस्पेंशन से क्वेश्चन है। देखो, जो हमारा 1 है वो होना चाहिए सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। जो हमारा 2 है वो होना चाहिए, वो इधर भी आ रहा है और वो इधर भी आ रहा है, तो ये होना चाहिए हमारा लिक्विड प्लस गैस। और जो हमारा 3rd है वो होना चाहिए हमारा सॉलिड प्लस गैस। तो ये वेन डायग्राम की रीडिंग करके हमने बता दिया। अब देखो पॉइंट स्टेटमेंट 1.1 represents a salt type colloidal solution. It can be a milk of magnesia. देखो salt type जो colloidal solution होते हैं वो solid plus liquid के होते हैं, और जो milk of magnesia है वो भी हमारा क्या होता है, जिसके अंदर solid और liquid दोनों होते हैं। तो ये statement हमारा correct है कि 1 शायद उसे represent कर सकता है कि जहाँ पर solid plus liquid के combination से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया हो, और उसका एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। स्टेटमेंट 2 रिप्रेजेंट्स एन एरोसॉल लाइक फॉग। एरोसॉल, ओके, 2 क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस, और हमारे जो एरोसॉल होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिक्विड प्लस गैस होते हैं। और फॉग एक एरोसॉल है जहां पर लिक्विड प्लस गैस होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ओके। 0.3 represents a form type colloidal solution.
देखो 3 क्या होता है, सॉलिड प्लस गैस होता है। फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जहां पर लिक्विड और गैस भी यूज होता है, लाइक शैम्पू, और सॉलिड प्लस गैस भी यूज होता है। तो स्पंज इसका, देखो अब यहाँ पर हमें ये क्लियरली डिफाइन नहीं है कि वो फॉर्म हमारा किस टाइप का है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फॉर्म सॉलिड प्लस गैस का होना चाहिए, तो वो तो सही है, बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये रिस्टेटमेंट थोड़ा सा मिसप्रिंट, थोड़ा सा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है हमें। पॉइंट 2 कैन रिप्रेजेंट फेस क्रीम एज वेल एज जेली। जो पॉइंट 2 है वो लिक्विड प्लस गैस का है, ठीक है, और जो फेस क्रीम होता है वो हमारा इमल्शन होता है, और इमल्शन किसका होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन, लिक्विड प्लस लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड प्लस गैस नहीं होता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ही बताना था। तो जो हमारे थर्ड और फोर्थ है वो हमारे इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ओके, तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चंस कवर हुए थे एनएसओ में केमिस्ट्री के, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे, थोड़े से लॉजिक लगाने थे बस, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ नेहा शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मोशन फाउंडेशन, राइट। तो जैसे देखा जाए कि अभी ओलंपियाड्स चल रहे हैं हमारे, लास्ट वीक आईजेएसओ हुआ था, दिस वीक वी आर हैविंग एनएसओ एग्जाम जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है, राइट। तो उससे रिलेटेड जो बायो के क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ उन्हें डिस्कस करूंगी कि क्या उसकी आंसर की रहने वाली है, राइट। और आप लोग बेसिकली पढ़ रहे होंगे हमारे मोशन लर्निंग ऐप से। सो बेसिकली दिस टाइम इन एनएसओ क्लास 9 जो क्वेश्चंस आए हैं दे आर 15 इन नंबर, जिसमें से 2 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के और बाकी सेक्शन आपके ए से है, ठीक है। सो लेट्स सी देम वन बाय वन एंड द बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 33, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द कॉलम विद द कॉलम 2 and select the correct options from the given codes. Okay, so if I am able to relate you, this is going to be from the cell, okay, discoveries of the cell, किसने क्या डिस्कवर किया, तो let's see them one by one. तो लाइजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दीज आर द वन जिन्होंने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस दिए, फाउंडेशंस दिए हैं, तो इनके नाम थोड़े पता होने चाहिए, राइट। सो लेट्स सी कि किसने क्या किया, लाइजोसोम। ओके, सो लाइजोसोम इज द वन व्हिच वाज गिवन बाय सी ड्यू, okay, that is the Christian Diouf. Okay, so here I'm how to write the options. Okay, so here 1, that is the R. Okay, nucleus, it was discovered by who, that is the Robert Brown. Okay, that is the P. Ribosome, पैलेडे, जॉर्ज पैलेडे ने इसे डिस्कवर किया था, क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। एंड प्लांट सेल वॉल, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक, 1665 में उन्होंने सेल डिस्कवर किया था, तभी उसी टाइम उन्होंने प्लांट में एक सेल वॉल डिस्कवर की थी जो कि डेड मटेरियल से बनी हुई थी, जो कि रिजिड थी। सो हियर वी आर हैविंग दी सेल वॉल व्हिच इज गोइंग टू बी गिवन बाय दी रॉबर्ट हुक. So let's see the combination. For first we are having R, okay. For second we have the P. For the third we have S and for the fourth we have the Q. तो बाकी ऑप्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करने की नीड है, इसी तरीके से मैट्रिक्स को किया जाता है. तो मैट्रिक्स आर द बेस्ट क्वेश्चंस क्योंकि एक बार में आप 4 क्वेश्चंस पूछ लेते हो. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन द मैट्रिक्स टाइप. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट मैच. ओके, यहाँ पे हमें करेक्ट मैच देखना है कि plastids and storage product. What are the plastids? These are the one which is present in the plant cell. और ये plant cell और animal cell के differentiate feature भी है कि plant cell are having the presence of plastids, animal cells don't have it. Function of the plastid, used as a storage organelle. Different types of plastids are there like alluroplast, amyloplast, alloplast, okay, and the chromoplast, except the green color. Now let's see the one, the amyloplast. Amyloplast is the one which is going to store the fatty acid. This is the wrong beta. Okay, this is the wrong statement we are having. That is the amyloplast. Amyloplast is the one which store the starch, not the fatty acids. Okay, then alloplast. This is the one which will be storing the fats, lipids. Okay, so I think lipids है रखा है, ठीक है. Now let's see the other option. Alluroplast, these are the one which will be storing the proteins in the cell. Okay, storage organelle for the proteins, amino acids. So this is also the wrong one, that is the proteins. Or plants are beautiful because they contain the pigments. So this is from the chromoplast except chlorophyll. So this is option is also not the correct one. So we have to choose the correct. So the answer is alloplast, which will be going to do the function of storage in the lipids or the fats. So answer here is B. Now let's move to the other question. तो सेल से 2 क्वेश्चन आ गए. Now let's move to the other question which is from question number 35.
This is from the plant tissue. Okay, so you need to figure out that which is the incorrect statement regarding the them. First figure out the image, what the image it. Plant tissue से लग रहा है कुछ, ठीक है, देख लेते हैं. इसके यहाँ पे सेल वॉल पे डिपोजिशन है, तो इट मीन्स सेलुलोज का डिपोजिशन, पैक्टिन का डिपोजिशन विल बी सीन वेयर इन दी कोलेनकाइमा. सो दिस इमेज इज फ्रॉम दी कोलेनकाइमा. ओके, देन इन नेक्स्ट ऑप्शन द वाई इमेज, इट इज फ्रॉम दी व्हाट, सी बेटा लिग्निन, लिग्निफाइड वॉल्स आर देयर. इसका सेंटर का जो स्पेस कैविटीज है वो थोड़ी नैरो है. ओके, व्हाट इज इट, स्क्लेरेनकाइमा. अब हमें इमेजेस का पता तो चल गया कि कौन सी फिगर क्या है, तो लेट्स सी दी ऑप्शंस एंड डू देम वन बाय वन. सो सेल्स ऑफ एक्स इज व्हाट, कोलेनकाइमा, आर लिविंग वेयर्स दैट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर डेड. वेरी गुड. तभी तो हमें प्लांट में जो हम स्टोर कराते हैं फूड का प्रोडक्ट, वो भी किस में स्टोर होता है, स्क्लेरेनकाइमा, हक्स ऑफ कोकोनट. These are the one which is a living tissue because they have the protoplasm. Now the next one, cell of X have non-uniform wall thickening whereas Y have a uniform wall. Obviously non-uniform deposition है ना यहाँ पर, इस वजह से कहीं कहीं पे पैचेस ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट कि स्क्लेरेनकाइमा आर हैविंग non-uniform. अगर यहाँ से भी देखने से पता चल रहा है तो हमें ठीक है. Cells in the X are empty, ठीक है, with the narrow lumen. Cavities are not you can say narrow in the कोलेनकाइमा, they are the narrow in the sclerenchyma. So whereas in Y are filled with the protoplasm. अगर बेटा ये तो dead है तो कैसे filled होगा protoplasm से, right? So here what is the answer? The incorrect. एक और देख रहा है ना ऑप्शन, तो X cells of manufacture. अब ये living है तो भाई photosynthesis में कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करेगा, right? It will going to play an important role over there, and it will be like covering, provides like around the seeds and the nuts like coconut. लाइक कोकोनट का जो हक्स है वो किससे बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा से. तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट. हमें कौन सा फाइंड करना है, इनकरेक्ट. तो जब भी इनकरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाए तो इनकरेक्ट नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कर लेना, वरना सही आंसर मार्क कर कराओगे इनकरेक्ट की बजाय. सो द आंसर ओवर हियर इज बी, नहीं सी. ओके, सेल्स इन दी एक्स आर. देखो जो बेटा ल्यूमस होती है ना, ये कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और जो स्क्लेरेनकाइमा है ना उसका जो सेल है उसके अंदर कैविटीज है वो हाईली लिग्निफाइड होते हैं. तभी तो यहाँ पे लिखा है ना लिग्निफाइड है. लिग्निफाइड होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं उसके सेल्स, और अंदर स्पेस क्या होगा, कम ही बचेगा. तो इसलिए वहाँ पे कैविटीज कैसी होंगी, नैरो रादर देन वाइड. सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 36. रेफर टू द गिवन टेबल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग द चैप्टर इज फ्रॉम व्हाट, टिश्यू, राइट. सो टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़े होंगे कि वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल, epithelial tissues, connective tissues, nervous tissues and muscle tissues. Okay, so ये क्वेश्चन कहाँ से है, connective tissues है, which connects cells to cell, organ to organ, tissue to tissue. टेंडन का अगर जर्नल याद है तो क्या है, वो क्या करता है, it will be connecting your bone to the muscle, and ligaments they will connect your bone to bone, means join between the two bones. This is called the ligament. कभी आजकल अब लोग बोलते हैं ना कि मेरी बोन में फ्रैक्चर हो गया, कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, means the joint between two bones are displaced. So let's see the structure. Okay, so means the points you need to find out. Again यहाँ पे आपको differences बताया, तो they are very tough and elastic, ठीक है, they are strong and तो same sense as they telling you. They connect skeletal muscles with the bone, ठीक है, they connect bones to the other bones, ठीक है. Next, they are made up of yellow fibrous connective tissue and they are made up of white fibrous connective tissue. Beta, these are the tendons are the one which is having the white one, okay, and fibroblast lies scattered, fibroblast occurs in long. So these are the one which is telling you the differences among tendon and the ligament. So what is the option, third and the fourth? So this is the option, the D. The correct answer is D. So moving to the other one, that is from the Kharif, I guess. हाँ, P देख के तो ये लग रहा है P, soybean, paddy, okay. So this question is from class 8. अब क्वेश्चन क्लास 8 से आ गया, इससे पहले के टॉपिक्स कहाँ से थे, 9 से थे. क्लास 8 में चैप्टर 1 पढ़ा था आपने, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. दिस इज फ्रॉम दी दैट चैप्टर ओनली. और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में भी इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बच्चों को याद कराया जाता है, मेमोराइज किया जाता है कि कौन सी क्रॉप कब ग्रो होगी या उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. तो दे आर सेइंग यू नीड टू फाइंड आउट दी राबी क्रॉप्स. यू नीड टू फाइंड आउट बेटा व्हाट, राबी क्रॉप्स. तो पहले बताओ राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, द वन विच आर सोन इन विंटर सीजन
एंड हार्वेस्ट जनरली इन, क्या कौन सा टाइम होता है इनका हार्वेस्टिंग का? जब ये प्रॉपरली मैच्योर हो जाती है। अब मैंने you will be going to cut them, you will going to remove the grains from these covers and all. So harvesting period, हमारी कंट्री में तो फेस्टिवल भी है इसके रिलेटेड, क्या है, पोंगल सेलिब्रेशन एंड ऑल. सो हार्वेस्टिंग इज द वन विच इज गोइंग टू टेल यू व्हाट, कि अब हमारी क्रॉप मैच्योर हो गई है. तो ये कहाँ पर है? ये अप्रैल और मार्च के टाइम पे होता है, जो कि राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है. अप्रैल, ठीक है, किसका है? अप्रैल का है. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि इन एग्जाम्पल्स ये रखें. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पैडी, ओके, सो पैडी इज द क्रॉप बेटा विच इज kharif crop. Kharif crops are those crops which are grown in rainy season, right? बारिश आती है तब ये वाली क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. क्यों किया जाता है? देखो, जो राइस होते हैं या जो आपके पैडीज होते हैं, इनको क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए होता है, ताकि इनका सीड क्या है, ब्रेक हो सके डोरमेंसी से, रेस्टिंग पीरियड से जर्मिनेशन के टाइम पर आ सके. तो उस पीरियड के लिए टाइम वाटर ज़्यादा चाहिए, और वो कब होता है हमारे पास? विंटर, आपके रेनी सीजन के टाइम पे. दैट इज दी खारिफ क्रॉप. तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल. ओके, soybean, this is also the example of the kharif crop, not the rabi crop. Pea, yes, peas are the one which are grown in the winters. Okay, so this is the rabi crop. 1 नंबर देख लेना हमें तो कितने हैं. सो मस्टर्ड, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. देखा ना, सरसों के साग आ गए, ठीक है, तो ये विंटर्स में ही आ रहे होते हैं. सो दिस इज अगेन मीन्स अप्रैल मार्च में हमारे पास मस्टर्ड्स के ऑयल आ जाते हैं, तब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो दी राबी क्रॉप. कॉटन, बेटा कॉटन इज नॉट दी राबी क्रॉप, इट इज अ खारिफ क्रॉप. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अ मॉइस्चर टू ग्रो, ठीक है. सो दिस इज नॉट दी वन. एंड द व्हीट, दिस इज व्हीट और मस्टर्ड तो ऑलमोस्ट साथ ही ग्रो किए जाते हैं ना, क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंगली. सो द आंसर इज हियर 1 2 3. द बी, 3 क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे राबी को शो कर रही होती हैं. तो दिस इज द आंसर. सो मूविंग टू द अदर वन, द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्लास 8 से आया था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 38. Which among the following is an indigenous breed? Which of the following is the indigenous breed of buffalo? ठीक है, मीन्स ये एक ऐसी ब्रीड है इंडियन की जिसका शायद कैपेसिटी ऑफ द मिल्क इज़ वेरी गुड. ओके, क्वांटिटी, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू. सो यू नीड टू टेल द इंडिजीनियस वन. सो इफ यू सी द 4 एग्जाम ऑप्शंस हैज बीन गिवन यू, जफराबादी, नागेरी, साहिवाल एंड द गिर. ईजी है ये कहाँ से आया है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. जब आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये मेंशन है कि इंडिजीनियस क्या है, एक्सोटिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं. तो यहाँ पे ये जो गिर है, साहिवाल है, नागेरी, ये भी बेटा दीज आर दी काउस. ओके, दीज आर दी काउ. ये तो आपने देखा होगा साहिवाल के तो मिल्क और यू कैन से जो हमारे फैट्स के कंटेनर आते हैं उन पर भी इमेजेस बनी हुई होती है. सो जफराबादी इज दी वन विच इज़ द इंडिजीनियस बफेलो. तो यू कैन सी अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्रॉप एंड इम्प्रूवमेंट. 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ से. Now the question number 39, we are having the process shown in the given flow. Very easy question, right? यहाँ तो NSO वालों ने आपको खुश कर दिया कि ये तो बहुत easy question है कि हम तो बस कर ही लेंगे, क्योंकि क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमने घर पे भी करते हैं. हम लोग कैसे करते हैं? एक तरफ फैन लगा देते हैं और फिर अपने ग्रेन्स को डालते हैं. तो उससे क्या होता है? उसमें से जो हमारे उसका हक्स होता है या शाफ होता है वो रिमूव होता है, राइट? सो दिस प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग. द ऑप्शन इज सी, मीन्स ब्लोइंग ऑफ एयर and dropping down the seed so that you will going to remove the covering. This is done by the method known as winnowing. ये कहाँ से आया? क्लास 8 से, ठीक है, from the crop production and management. Now the moving to the other one question. This is the select the crop that contains only the micronutrients essential for the plant growth. Plant growth के लिए micronutrients का बताना है. तो what is micronutrient बेटा? These are the one which are required in a less quantity by the plants, approximately dry weight के accordingly, like almost 1 to 2% they are required, and we are basically are having 7 micronutrients and the remaining are your from macronutrients. Okay, so micronutrients, before doing it let's categorize it. So micronutrient के हमारे पास जो examples हैं वो है zinc, iron, copper, manganese, ठीक है, molybdenum, boron, chlorine. So 1 2 3 and then 7. Okay, these are the 7 micronutrients we will be required, okay, for the growth of the plant development. उसके maintenance के process के लिए वो चाहिए होते हैं. तो combination बता देते हैं. सल्फर इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, मोलिब्डेनम माइक्रो है, फॉस्फोरस फिर से
मैक्रो आ गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। जिंक, ठीक है, ये एक माइक्रो है। कॉपर भी माइक्रो है, मैग्नीज भी है, दूसरे ऑप्शंस भी देखना हमारा फर्ज बनता है। सो मैग्नीशियम इज दी मैक्रो, आयरन इज दी माइक्रो, पोटेशियम इज दी मैक्रो, बोरोन इज दी वन। सो व्हाट विल बी गोइंग टू चूज यू? कैल्शियम तो मैक्रो में आता है, राइट? सो द आंसर हियर इज दी बी. These are the one which is considered proper sequence that will be having the composition, or you can say example of the micronutrients. So the other question we are having from the, I think, class 8th, right? So read the given passage and select the options that correctly fills in the blanks. So they are talking about the nitrogen cycle, and they are saying you that you need to find out the free living fixing bacteria and the one which is found in the root nodules of the leguminous plants. Okay, so what is it, beta? Actually plants are the one, if I say you about the nitrogen cycle, they are unable to fix the direct nitrogen which is there in the environment. So that conversion will be done with these different bacteria, you can say different mechanisms will be there, different cycles will be seen, like nitrogen fixation, assimilation, then it will be going to ammonification, when the plant will going to dead and decaying, then again this form of compounds will be returning back to the environment with the help of denitrification. So these are the steps. So certain bacteria will be there. So we need to find out कि कौन सा इसमें free living है, कौन सा हमारा will be in the root nodules. Root nodules के लिए basically हमें बहुत अच्छे से याद है, that is the rhizobium. Rhizobium is the bacteria which is a gram negative, okay, and they are present in the root nodules, ताकि जो गांठें आती है ना आपके रूट्स में, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन वहाँ पे फिक्स हो रहा है क्योंकि उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सेल साइज बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन आ जाती है, एंड दैट विल बी गोइंग टू सी। तो अगर देखो अभी बस हमें इतना पता है कि हमें फ्री लिविंग से ही पता चल रहा है, या हमें पता है कि रूट नोड्यूल्स राइजोबियम कर रहा है, तो बस एक ऑप्शन देखो पहले रूट नोड्यूल्स का, थर्ड का ऑप्शन राइजोबियम, ठीक है, एक चॉइस तो ये हो गया। फ्री लिविंग हमारे पास है कॉलिस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर एज अ कॉम्बिनेशन, जो कि क्या है आपके फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं। दिस इज एजोटोबैक्टर कॉलिस्ट्रीडियम। देखो कॉलिस्ट्रीडियम टेटनाई, जब भी हम लोगों को किसी तरीके का यू कैन से सॉइल इन्फेक्शन होता है, जब हमें कोई चोट लग जाती है, हम मिट्टी में गिर जाते हैं, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। वो रीज़न यही है बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि ये फ्री लिविंग है, ठीक है। तो बेटा पता है यहाँ पे प्लांट्स भी एक ट्रिक करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, कभी कभी प्लांट्स मतलब बैक्टीरियाज खुद से भी आ जाते हैं, वो इन्फेक्शन इन्वेड करते हैं वहाँ पे, बट प्लांट के पास बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है किसकी, नाइट्रोजन की, तब वो क्या करेगा, सॉइल में बहुत सारे फिनॉलिक कंपाउंड, शुगरी कंपाउंड को रिलीज कराएगा, बैक्टीरिया आएंगे, एंड व्हाट दे डू, they will be doing the fixation of the nitrogen. So let's move to the other question, which is the question number 42. So they are saying you embryo gets embedded in the soft and the thick lining of the uterus. This process, this is again from the class 8, that is reproduction in organism. पढ़ा होगा, हम सब ने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी उस टाइम पे। देखो let's see one by one. Parturition. बेटा parturition is not the, you can say, attachment of the embryo. It is the process in which the baby is going to deliver. Okay, that is the parturition. Then let's see the other one, the C option, that is gestation. This is the pregnancy time, means the time period, how much time organism will take to have a proper growth and development, so that it will going to do what, it will be, you can say, completely develop, nourish, and then you will be getting the baby. So that is pregnancy period is called the gestation. Okay, now the last B option is saying you implantation. Yeah, this is the answer obviously. Now what is exactly we are saying you, this is the rough diagram of the female reproductive organ. Okay, here we are going to say the femori, here we have the ovary, same here we are going to say like this. Okay, and this is the cervix and the vagina, and this is what, fallopian tube. Now what is function of the fallopian tubes, beta? These are the one which is having the, you can say, ciliated epithelium, ताकि जो यहाँ से ओवरी से जो एग रिलीज हुआ उसको गाइड कर सके। फैलोपियन ट्यूब ही एक साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। किसकी साइट है बेटा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद आया ना कुछ? सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आया ना। अब देखो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तभी हम ये वाला आंसर याद रहता है हमें। देख लो फर्टिलाइजेशन क्या है, जब फीमेल गैमेट फ्यूज करता है मेल गैमेट के साथ, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो उसका रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हो आप? जायगोट। क्या बोला आपने उसको?
जाइगोट, अब देखो यहाँ पे फ्यूजन हुआ, लेट्स टेक दिस, फ्यूजन हुआ, अब वो जाइगोट ट्रेवल करता करता यहाँ पर आएगा, ठीक है, आ गया, लेकिन जब वो आ रहा था वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा होता बेटा, तो यहाँ पे बन जाती है मास ऑफ सेल्स या बॉल ऑफ सेल्स आती है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ एम्ब्रायो। एंड दिस, अब उसे रुकना है ना बॉडी में, तभी तो डेवलप्ड होगा, तो उसको अटैच कराया जाएगा। सो दैट्स एम्ब्रायो विल नाउ गोइंग टू एम्बेडेड इस पर्टिकुलर वॉल पे, कहीं पे भी कर सकता है पोजीशन। सो इट एम्ब्रायो विल गोइंग टू अटैच एट द वॉल ऑफ द यूट्रस, दिस इज नाउ कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। और फिर वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होगा इस एम्ब्रायो का, यू विल से कि फीटस स्टेज आएगी जो कि डेवलपिंग स्टेज होती है, फॉर्मेशन ऑफ हैंड्स होंगे, लिम्स होंगे, एंड सो ऑन विल बी देयर। सो दिस इज द गुड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द अदर क्वेश्चन, दैट इज 43. Okay, this is from the Venn diagram, and refer to the given Venn diagram and select the correct statement regarding X. Okay, so now let's see. Gas that makes up 0.04% of Earth's atmosphere, and here's the greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, these are the greenhouse gases, okay, and X means common. तो 0.04% जो composition हुआ है वो किसका है बेटा? This is your carbon dioxide. पहले हम बुक्स में अभी रिसेंटली एड ऑन हुआ है, अब जो हम लिखते हैं ना CO2 का परसेंटेज इन द एनवायरनमेंट, दैट इज 0.03 to 0.04, बिकॉज वी नो पॉल्यूशन इज देयर, सो द अमाउंट ऑफ CO2 इज समहाउ इंक्रीज, तभी तो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो दिस इज द क्वेश्चन. So you need to find out the correct statement. Okay, so deforestation could reduce the excessive amount of X. बेटा deforestation क्या? Cutting of the tree. इससे तो क्या होगा? और CO2 का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि plants are not there to fix the carbon dioxide. तो this is the wrong statement. X is produced by burning of the fossil fuels. Yes, जब भी हम किसी पेट्रोल, डीजल, कोल और वुड इन सबको हम बर्न करते हैं या किसी, तो what is happening? These organic compounds are going to be converted into where? It will going to release the carbon dioxide gas. Okay, so this is somehow the correct one, but still we will see the other option. X could react with the ozone gas of the atmosphere and destroy it gradually. Ozone, the layer which is present in the stratosphere, right, which prevent us from the harmful UV radiation because it shields the earth's surface. But that gradually depletion will be happen by the use of CFCs, which is chlorofluorocarbon, not the carbon dioxide. So here, what is the answer? Now let's see. Inhaling excessive X could cause bronchitis and the lung cancer. Beta, this is generally happening in the mine workers, okay, because they are exposed to the silicon and some other gases also, or you can say dust particle. So they will feeling something congested in the respiratory system, they are unable to breathe and later on develop into the bronchitis or the lung cancer. So this is also not the answer. So what is the left one? That's B, because this is the one which is produced by the burning of the fossil. This is also like satisfying our Venn diagram also, okay. So that's why the correct answer here is B. Now moving to the other question, which is from the, you can say, deforestation. I think class 8 से ये relate कर रहा है. So what is the question? Not an effect of the deforestation. Deforestation क्या है? अभी last question में भी discuss किया. That cutting of a trees on a large scale means when you're destroying a forest, we call it a deforestation, right? लेकिन आप डिफोरेस्टेशन करा दिया तो इसका इम्पैक्ट मेरे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या हैबिटेट में या उस फॉरेस्ट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे जो सर्वाइव कर रहे थे, फ्लोरा था वहाँ पे, फ्यूना थे, तो वो भी लॉस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी वाटर साइकिल और जितनी भी ये इम्बैलेंस हो जाएगा इकोलॉजी में, ठीक है. एंड प्लांट नहीं है वहाँ पे तो सॉइल को होल्ड करने के लिए रूट नहीं है, तो सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होगा. बट दे आर सेइंग नॉट एन इफेक्ट. भाई इफेक्ट है ये सारे के सारे, नॉट एन इफेक्ट तो नन ऑफ दीज ही आएगा. ओके, सो द आंसर विल बी हियर none of these, the option D. Now moving to the, you can say, the last question of the section, that is 45, which is again from the class A, that is conservation of plants and animals. So अब देखो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ उसे करने की. कभी कभी हमें पता है क्या होता है, मैच द फॉलोइंग में सिर्फ 2 के आंसर आते हैं, बाकी सबके हमें कंफ्यूजन होते हैं, तो हम एलिमिनेशन कर सकते हैं. एलिमिनेशन कैसे करोगे? देखो, लेट्स सपोज कि मुझे सिर्फ ये और यही आ रहा है, वैसे ऐसा नहीं है, मुझे सारे पता है, ठीक है. सो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में. यहाँ पे तो हमने पढ़ा था, ये कहाँ, इसका ऑप्शन क्या है? एस. ओके, ठीक है, दिस इज दी एस.
सो मध्य प्रदेश में हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया भी है, जो कि हाईली नोन है फॉर द एंडेमिक स्पीशीज लाइक अर्जुना ट्री इज देयर, जायंट स्क्वेरल इज देयर। तो ये पार्क तो याद ही रहता है सबको, ठीक है। आई सेड कि जस्ट टेक कि हमें 4th ही आता है। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट का एस कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पे, तो मतलब हमें सेकेंड और फर्स्ट तो देखने ही नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड तो रेस्पेक्टिवली हमें देखने ही नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सो दे आर सेइंग यू नमपदा नेशनल पार्क। नमपदा नेशनल पार्क बेटा, इट इज प्रेजेंट, इट इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड इन दी अरुणाचल प्रदेश एंड दी दिस इज दी पी। Norek Biosphere Reserve Area, this is a very beautiful, you can say the place where it is located, and you can say the east part of India, that is Meghalaya, okay. And Nanda Devi पहाड़, right? नंदा देवी का नाम तो कॉमनली है, ठीक है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, ओनली नंदा देवी। ये एक ऐसा बायोस्फीयर है दैट इज स्टिल अनटच्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड वन ऑफ द वेरी यू कैन हैवन वेंट ऑफ, क्योंकि कुछ ऑथराइज पोर्शंस होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बायोस्फीयर, देन जोन ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसी तरीके से कोर हो गया। सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड वेयर इन दी उत्तराखंड। तो आर, लेट्स सी दी ऑप्शन, हमने 2 ही देखने थे। तो 1 का एस, 2 का पी, ठीक है, तो फिर तो गलत हो गया, एंड 3rd का क्यू, ठीक है, एंड 4th का। सो ऑप्शन है सी हेयर बेटा। आई होप यू आपने ऐसे ही किया होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका आंसर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी अदर वन which is from your achiever section, question number 49 and 50, okay. 49 is saying you refer to the given figures P, Q and R and select the correct statement regarding them. What is the correct statement, you can say. अगर आप सारी चीज़ों को पढ़ें तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ब्लड कंपोनेंट से। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, RBCs, WBCs, platelets and the plasmas, okay. So this question is from the WBCs. This question is from the WBCs. WBCs का फंक्शन क्या है, they help in the, चलिए से बोलो, defense mechanism, right? Fighters, soldiers of our body, because they are going to fight against the infections or the pathogens which enters in the body. So we are having the 2 types, okay. Here, based on the like grain are present in the cell cytoplasm, we are called them granulocytes, and then we called it a granulocytes. Beta, granulocytes are further categorized based on the structure, okay. There are 3 types. जिस तरीके से मैंने लर्न किया ना, वो ट्रिक देखते हैं क्या है, that is Ben 10 आता था ना एक कार्टून, उस तरीके से। तो Ben means basophils, E stands for eosinophils। ये डाई के बेसिस में भी कैटेगराइज्ड है बेटा, कौन सी डाई को कौन सा लेगा। एंड N stands for न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। A granulocytes बेटा, the one which is not having the particular like you can say the grana, okay. So we will be having MLA, member of legislative assembly नहीं है यहाँ पे। M stands for monocyte and L stands for lymphocytes, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, कि इस तरीके के WBCs है। Now the next one that you need to look here, that is the structures, okay. functions देखते हैं बेटा। जो न्यूट्रोफिल्स होता है और बेसोफिल होता है, ये क्या करते हैं, these are the one which help in you can say phagocytosis. So now what is phagocytosis? Suppose this is a pathogen that enters in the body of any organism. Now what is happening, this cell will be coming and eating up my WBCs, so it will be eaten up, right. So this is called the phagocytosis, means engulfing a particle or a foreign particle. If I talk about WBCs, so engulfing a particle or you can say foreign particle from the body, that is called phagocytosis. It is done by the neutrophils and the basophils. इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है हमारे सेल्स में, दैट इज इन 60 to 70% ऑफ द टोटल WBCs का, ठीक है। बेसोफिल्स आर द वन विच इज लीस्ट, यू कैन से 0.5 to 1%, एंड eosinophils आर जनरली इन द रेंज ऑफ 2 to 3%, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन तो हमें पता है। eosinophils क्या करते हैं बेटा, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका एक एग्जांपल देखो, हम सब एक जगह बैठे, आप में हम पार्टी कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन मॉस्किटोज आ जाते हैं, ठीक है। और एक बच्चा कह रहा है कि मुझे मॉस्किटोज काट रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ हाँ मेरे को भी लग रहा है। एक बच्चा कहता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। तो व्हाट डज इट मीन, उनकी बॉडी में eosinophils का नंबर थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली, तो वो एलर्जिक रिएक्शन जल्दी दिखाएंगे अदर स्टूडेंट के कंपेरेटिवली में, ठीक है। सो इस तरीके से अब स्ट्रक्चर देख लो, कैटेगराइज। ग्रेना,
देखो सिंगल ग्रेन है, यहाँ पे कोई डिवाइडेशन नहीं है लोब का, तो इसे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज योर बेसोफिल, ठीक है। टू लॉब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर इओसिनोफिल्स एंड मल्टी लोब, सी मल्टी लोब है, 1 2 3 काफी लोब्स है इसके अंदर, तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। चलो ये तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कौन क्या है। तो देखो इधर P and Q आर दी फेगोसाइटोटिक इन नेचर वेयरएज R इज नॉन फेगोसाइटोटिक। देखो R क्या है हमारा न्यूट्रोफिल, R तो फेगोसाइटोसिस करता है, बल्कि Q हमारा एलर्जी क्रिएशन कर रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत, तो यहाँ लगा देते हैं क्रॉस, ये नहीं है हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, cytoplasm of the P and R contains cytoplasmic granules where that of Q does not contain the cytoplasm। भाई तीनों में है ना, तभी तो granulocytes बोला है। Both Q and R help to transport oxygen in the blood whereas P has to carry out the function of the body defense। ठीक है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तो कर ही रहा है, बट फिर अगर यही ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन तो आरबीसीज क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई मेरा काम था ये, तो तुमने ये भी ले लिया, मैं क्या करूं, तुमने न्यूक्लियस भी ले लिया, क्यों ले लिया, ताकि मैं इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करा सकूं, बट अब ये फंक्शन तो मैं नहीं दूंगा किसी को भी, तो ये वाला फंक्शन तो गलत है, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। P and R, that is P क्या है बेसोफिल्स and R क्या है आपका न्यूट्रोफिल्स, they will going to engulf the disease causing pathogens whereas Q that is your eosinophils will show the allergic responses। हाँ यही तो फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया था। So what is the answer here? D। ये समा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अचीवर क्वेश्चंस तो बेस्ट लगते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बायो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच इज फ्रॉम द सेल। ओके, डायग्राम से देख के पता चल रहा है किसका डायग्राम है, जल्दी बताओ। This diagram is from where? From the nucleus। This diagram is from where बेटा? It is from the nucleus। किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन भी आ गया, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है P, Q और R के रेस्पेक्ट में, ठीक है। करते हैं, पहले लेबलिंग कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहता है। तो अगर आप देखा जाए तो S, दिस बॉल ऑफ सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज द न्यूक्लियोलस। What you called it? Nucleolus। Okay, and this R, the thread-like structure, this is called chromatin। What you call beta? This is your chromatin। This fluid, which is the fluid which is present in the nucleus structure, we call it neuroplasm। Okay, this is the fluid, this is or neuroplasm। Okay, not neuroplasm, nucleoplasm। I'm so sorry, I've written something wrong। So this is the nucleoplasm। Okay, the fluid present in the nucleus is called nucleoplasm। वो U आ गया गलती से। Here we have the Q। What is Q? The membrane of the nucleus, which is called outer membrane। This one is outer, this is the inner, and the space between them is called perinucleus spaces। Okay, PM कहते हैं जिसे हम। So this one is called as what beta? I can write it as a membrane, nuclear membrane। अब देखते हैं इनके functions क्या option दिया क्या है। P is transparent semi fluid material containing enzymes for the synthesis of nucleic acid। P क्या है हमारा, देखो क्या P है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड ही है, राइट। तो यहाँ पे हमारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे इसके साइटोप्लाज्म में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। Q is porous। Q means semi-permeable membrane, that is your nuclear membrane is porous and selectively permeable to regulate the exchange of the material। हाँ सही है, तभी तो कुछ ही चीजें सेल के बाहर आती हैं इन पोर से, न्यूक्लियर पोर से, राइट। R is made up of DNA and RNA only। What is R? Chromatin material। रुको अभी लास्ट ऑप्शन देखते हैं। S is membranous। S क्या है आपका, क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है और रिच होते हैं किसमें, आरएनए एंड प्रोटीन में, क्योंकि राइबोसोम की सिंथेसिस में हेल्प करा रहा होता है ना, तो ये भी सही है। अब इस स्टेटमेंट में बोला ना रुको, तो अब देख लेते हैं क्या है। आर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए ओनली। यस, दिस इज द आंसर। एक्चुअल में आर क्या बेटा, आर इज योर क्रोमेटिन विच इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जब ये डिवाइड करेगा मीन्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज योर डीएनए। इस डीएनए से बनता है बेटा हमारे पास आरएनए और आरएनए से आता है हमारे पास प्रोटीन्स। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं दैट प्रोटीन्स मीन्स दिस
मैसेज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ द लाइफ। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यू कैन से लाइफ की एग्जिस्टेंस को फॉलो कर रहा होता है कि अभी हम बोलते हैं ना डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए तो ये जो प्रोसेस हो रहा है डीएनए से आरएनए बनना है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन्स बनते हैं इसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसलेशन, राइट। सो दिस इज हाउ समहाउ नॉट सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट। दिस क्रोमेटिन मटेरियल्स जनरली मेड अप ऑफ, यू कैन, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करूँ या इस पर्टिकुलर स्ट्रैंड की बात करूँ तो किससे बना हुआ है, शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप्स हैं यहाँ पे बेटा आपके, और नाइट्रोजनस बेसिस हैं, क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द आंसर इज दी सी। एंड आई विश एवरीवन कि आप सबने मेजॉरिटी क्वेश्चंस बहुत सही से अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, क्लास 9 और 8 का कॉम्बिनेशन आया, जैसा कि एनएसओ ने अपने सैम्पल बुक्स में भी मेंशन किया हुआ था और अगर सिलेबस भी प्रिस्क्राइब किया हुआ था, राइट। सो आई होप दिस वाज ऑल टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द मोशन लर्निंग ऐप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली अपडेशंस हुए हैं दैट विल हेल्प यू टू फाइंड और यू कैन से टू अचीव योर एम। आपका टारगेट, आपके ओलंपियाड्स, आपके फ्यूचर एग्जाम्स को हेल्प करेगा टू क्रैक इट। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, मैं बीके सर, फैकल्टी ऑफ मेंटल एबिलिटी इन मोशन फाउंडेशन डिवीजन। आज अपन स्टार्ट करने वाला है एनओएस के क्लास 9 का जो अपना टेस्ट पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेंटल एबिलिटी का आपके पास में आया था, द सेलेक्ट ऑफ करेक्ट मिरर इमेज। मीन्स आपके पास में जो गिवन है उसका आपको क्या देखना है, मिरर इमेज देखना है। मीन्स आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे यदि बेटा आप क्या लगा देते हो, मिरर लगा देते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इसका मिरर इमेज मिलने वाला है। मिरर इमेज में बेसिकली अपन क्या करते हैं कि जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट में चेंज हो जाता है और जो आपका राइट होता है वह लेफ्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपने पास में क्या होगा कि जो आपके पास में एल था वो आपके पास में इस टाइप की ज्योमेट्री हो जाएगी, फिर आपके पास में पी एस टाइप की ज्योमेट्री हो जाएगी। मीन्स आपके पास सभी ऑप्शन में है। नेक्स्ट आपके पास में ई, नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्या मिला है, आर मिला है। नेक्स्ट आपके पास में क्या मिला है, 4 मिला है। तो आप कहेंगे 4 आपके पास में इस टाइप की ज्योमेट्री होगी। तो ऐसे कितने ऑप्शन में सेम एजिटिज मिल रहा है आपको, अभी तक एजिटिज आपको ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास में क्या बेटा 5 है, तो 5 का आपके पास में किस टाइप से कहेंगे कि 5 आपके पास में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होने वाला है। मीन्स आपके पास में ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपके पास में क्या मिला, ए मिला है। 5 के बाद आपको क्या मिला बेटा, एन मिला है। मीन्स आपके पास में एन क्या होगा, एन का लेटर चेंज हो जाएगा। ये आपके पास में ऑप्शन नंबर बी एंड सी एंड आल्सो डी में भी है। आपके पास में एन के बाद क्या मिला बेटा, ए मिला। ए आपके पास में एज इट इज मिरर एंड मिरर इमेज आल्सो सेम होता है। उसके बाद आपके पास में क्या बेटा जे है, तो जे आपके पास में क्या हो जाएगा कि जे का आपके पास में टर्न क्या था बेटा, इस टाइप से। तो आपके पास में जे बनेगा इस टाइप से। तो आपके पास में जे मिल गया। फिर मिला आपको कितना बेटा, 6 मिलेगा। तो 6 का आपके पास में क्या होगा, इस टाइप का 6 हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा बेटा, 2। मीन्स ऐसी ज्योमेट्री बेटा किस में है, ऐसी ज्योमेट्री बेटा आपको कहाँ पर मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में बेटा आपको एजिटी जैसी की ऐसी ज्योमेट्री मिल रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका किसका, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और उसमें आपसे बोला गया है कि आपके पास में जो क्वेश्चन है कि 5 फ्रेंड ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग एज नॉर्थ। मीन्स आपके पास में जो बेटा 5 पर्सन है, 5 स्टूडेंट है, उनका जो फेस है बेटा वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है। ये आपके पास में 5 पर्सन हो गए, 0.4 5 पर्सन हो गए। फिर आपसे बोला गया बेटा सी इज थर्ड ऑफ द राइट ऑफ ई। मीन्स आपके पास में बेटा सी क्या है, राइट में है। मीन्स आपके पास में बेटा जो जैसे आप बोर्ड को देखेंगे तो ये आपके पास में क्या होगा, राइट होगा एंड ये आपके पास में क्या होगा, लेफ्ट होगा। कब, जब आपके पास में क्या हो, आपका डायरेक्शन, जब आपका फेस कहाँ हो बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में हो। फिर आपसे बोला गया है सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। मीन्स आपके पास में राइट आपके पास में कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। ई का आपके पास में क्या बेटा, थर्ड है, यानी 1 2 एंड थर्ड। थर्ड पे कौन है बेटा, सी है। तो आपके पास में सी क्या हो जाएगा, थर्ड। किसके राइट में, ई के राइट में। ई हु इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, यानी कि बेटा आपके पास में ई क्या नहीं होगा, एक्सट्रीम एंड नहीं होगा। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपके पास में कोई लेटर होगा। डी इज आल्सो नॉट एट एक्सट्रीम एंड, डी भी आपके पास में क्या नहीं होगा बेटा, एक्सट्रीम एंड नहीं होगा। फिर आपसे बोला गया है कि बी इज सिटिंग डी एंड ई,
कि आपके पास में जो बेटा b है उसका जो आपके पास में कहाँ पर है वह b और e के आप b और d के कहाँ पर है बेटा वह मिडिल में है, तो रिमेनिंग आपके पास में a कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है बेटा देन हु इज सिटिंग द मिडिल इन अ रो, तो मिडिल में आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा b, मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते बेटा, पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन से ही इज द सन ऑफ माय ब्रदर्स ग्रैंडफादर। इन्होंने कहा कि माय ब्रदर्स, यानी बेटा ये आपके पास में जो पर्सन है वो बोल रहा है कि वो कौन है बेटा, वो इसके ब्रदर का क्या, ग्रैंडफादर का क्या बेटा, सन है। ही इज द सन ऑफ माई ब्रदर्स ग्रैंडफादर, यानी कि इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर यहाँ पे होंगे और फादर के जो बेटा जो फादर होंगे वो आपके पास में क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, और ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। क्लियर है। फिर आपसे क्या बोला है, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, कि ही इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स सन, यानी बेटा वो कौन है, इसके ग्रैंडफादर के सन का ओनली सन है, मीन्स आपके पास में ये इसका क्या होगा बेटा, ब्रदर होगा। क्या होगा बेटा, ब्रदर। क्लियर है कि बेटा कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ब्रदर आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास बेटा किसका क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, वह भी कौन सी सीरीज का है, रिवर्स ऑर्डर। आपके पास में क्या बोला गया बेटा, 13 फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड नेक्स्ट 13 लेटर आल्सो रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मीन्स आपसे बोला गया बेटा कि जो फर्स्ट 13 लेटर A2 आपके पास में M होता है, उनको लिखा इन्होंने क्या बेटा, M2A लिखा है, एंड नेक्स्ट 13 लेटर को अगेन रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, मीन्स आपके पास में Z2N लिखा है। फिर आपसे बोला गया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ लेटर ऑफ the left of the 15th letter in left hand, means left hand से बेटा 15th letter के लेफ्ट में क्या पूछा आपसे, फोर्थ लेटर पूछा है, मीन्स लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन होगा, मीन्स 15 - 4 करेंगे तो बेटा आपको 11 मिलेगा। रिवर्स ऑर्डर में आपने लिखा है तो आप क्या करोगे बेटा, 14 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 3 पे आपका जो लेटर होता है बेटा वो क्या होता है, C। 3 पे आपके पास में कौन सा नंबरिंग होता है बेटा, आपके पास में C, मीन्स C इज अ करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है बेटा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और आपसे कहा है कि सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मीन्स ये हो जाएगा बेटा आपके पास में क्या, पॉलिटिशियन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास में बेटा ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है टीचर को, ये ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, टीचर को रिप्रेजेंट करता है, और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपसे बोला गया है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर आर रिप्रेजेंट फीमेल पॉलिटिशियन बट नॉट टीचर, मीन्स फीमेल पॉलिटिशियन होना चाहिए बट टीचर नहीं होना चाहिए, मीन्स बेटा आपके पास में क्या नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल में तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल टीचर है। पॉलिटिशियन भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए, और आपके पास में क्या बेटा, डी, मीन्स आपके पास में ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर। फिर आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किसका, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके पास बेटा देखो यहाँ पे क्या मिला है, 5 6 7 110 7 8 9 194 एंड 9 11 एंड 12। तो देखो बेटा आप कहेंगे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सभी को सम करेंगे बेटा आप, 25 प्लस 36 प्लस 49 इज इक्वल टू 110। नेक्स्ट बेटा आपके पास में 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तीनों को आप सम करेंगे आपको मिलेगा बेटा कितना, 194। नेक्स्ट बेटा आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या, 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81, 11 स्क्वायर इज 121 एंड 12 स्क्वायर इज 144। आप कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा बेटा कितना, 346। कितना मिलेगा, 346, मीन्स 346 इज अ सी ऑप्शन, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास में किसका, एनालिटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पे आपके पास में जो टी का इमेज था वो क्या हो गया बेटा, 120 डिग्री क्या हो गया बेटा यहाँ पे रोटेट हो गया, मीन्स बेटा आपके पास में ये 120 डिग्री रोटेट होगा तो आपके पास में ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये आपके पास में एरो इस साइड लेगा।
तो आपके पास में ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा कि आपके पास में जो ज्योमेट्री है बेटा ये कहाँ पे आ रही हो, तुरंत यहाँ पर आ रही हो, और ये आपके पास में जो ब्लैक है आपके पास में वो कहाँ पे आ रहा हो बेटा, ऊपर में आ रहा हो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा आपके पास में? क्या आपके पास में ऐसा ये ऑप्शन है क्या? नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये एज इट इज आपके पास में क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ से ऐसे हुआ तो बेटा आपके पास में ये वाली जो चीज़ है वो आपके पास में कहाँ पर होना चाहिए, इस साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है बेटा किसका, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको देखना है बेटा इसमें ऑप्शन पुट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप उस ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें डिवाइड आपको रेशनल नंबर नहीं देता है। तो ऐसा आपके पास में क्या बेटा, डिवाइड आपके पास में यदि यहाँ चेक करते हो बेटा, डिवाइड यदि बेटा आप कहाँ पर चेक करते हो, डिवाइड बेटा आप यदि कहाँ पर, इस जगह पे चेक करते हो तो आपके पास में क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पर डिवाइड बेटा यहाँ पे रखते हो तो आपके पास में 1/2 मिलेगा जो कि आपके पास में रेशनल नंबर है। डिवाइड बेटा यहाँ पे रखते हो तो हाँ हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा, 25 - 3 × 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। क्या ऐसा होगा क्या बेटा, आपके पास बेटा इसमें डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मिलेगा 7। क्या मिलेगा बेटा, 7 मीन्स आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 × 7। फिर 25 - 21 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, 4 मीन्स बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में बेटा किसका क्वेश्चन है, ये आपके पास में पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। और इसमें आपको देखना है क्या कि आपके पास में इसको यदि बेटा आप फोल्ड करते हो तो आपके पास में कौन सा इमेज मिलेगा। देखो बेटा आपके पास में क्या देखना है, पेपर कटिंग फोल्डर में भी जस्ट लाइक आपका मिरर इमेज देखना है। यहाँ पर आपका पेपर फोल्ड हो रहा है बेटा, कहाँ से, मिडिल से हॉरिजेंटली हो रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको हॉरिजेंटल फोल्ड करेंगे तो आपके पास में कि जो आप ट्राइंगल है बेटा, इसका जो वर्टेक्स है ये आपके पास में ऊपर आना चाहिए। तो आपके पास में कैसा बनने वाला ट्राइंगल, इस टाइप से। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास में जिसका ट्राइंगल आपके पास में इस शेप में मिल रहा है, तो ऐसा क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द आंसर गिवन बिलो। हाउ मेनी सच कांस्टेंट आर दी in the above arrangement, such of which immediately precede a number and also immediately following a number। ऐसा कांस्टेंट आपको देखना है जिसका बेटा प्रीवियस लेटर भी क्या हो, नंबर हो, और नेक्स्ट लेटर भी क्या हो, आपका नंबर हो। मीन्स बेटा यहाँ पे चेक करेंगे आप लोग तो आपके पास में क्या मिलने वाला है, क्या यहाँ पे नंबर मिलने वाला है, कांस्टेंट यहाँ मिला, इसके पास में नंबर नहीं है, इसके आप प्रीवियस नंबर नहीं है। आपके पास में क्या मिला बेटा, 3 Z और 7 मिला आपके पास है 1 पेयर। नेक्स्ट बेटा आपको क्या मिलने वाला है, क्या और भी है क्या आपके पास में, और भी है क्या बेटा, 3Z7 आपके पास में, हाँ एक और है बेटा, क्या 5W और 9। क्या इसके अलावा बेटा और कोई है क्या, नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू। ये आपका मेंटल एबिलिटी का सॉल्यूशन जो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।